मेरी पत्नी और मैं एक आम से उपनगर में रहते हैं। हमारी जिंदगी आम है, हमारे काम भी सामान्य हैं और हमारे पड़ोसी भी साधारण हैं। हम वही जीवन जी रहे हैं जिसे हमारे माता पिता ने हमें एक आदर्श जीवन के रूप में सिखाया था। लेकिन मैं जो कहानी लिखने जा रहा हूँ वो साधारण नहीं है। मैं कोई लेखक नहीं हूँ, बल्कि आखिरी बार मैंने इतनी लंबी चीज कॉलेज में लिखा था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ हाल ही में जिसे कोई समझा नहीं पाया और आज भी हमें वो घटना डरा देती है। मेरी पत्नी गीता और मैंने एक सामान्य दिन बिताया था। काम के बाद हमने बाहर खाना खाने का प्लान बनाया और रात 9 बजे तक हम घर लौट आए। हम आमतौर पर काम के दिनों में देर तक नहीं जागते, इसलिए 9:30 पर हम बिस्तर के लिए तैयार हो गए थे। 10 बजे तक हम बिस्तर में थे और आमतौर पर 11 बजे लाइट बंद कर देते हैं। हम या तो किताबें पढ़ते हैं या फिर कोई शो देखते हैं। उस रात हम अपना पसंदीदा शो देख रहे थे, तभी फोन की घंटी बजी। गीता ने मुझसे कहा कि फोन न उठाओ, क्योंकि इस समय फोन आने का मतलब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। मैं उसकी बात से सहमत था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद कोई इमरजेंसी हो, इसलिए फोन उठाना बेहतर होगा। मैं बिस्तर के पास रखे फोन की ओर बढ़ा, लेकिन फोन उठाने से पहले ही घंटी बंद हो गई। वो पुराना लैंडलाइन फोन वैसे भी बहुत खराब था। जैसे ही कॉल बंद होती, कॉलर आईडी भी गायब हो जाती और कॉल हिस्ट्री देखने का कोई तरीका नहीं था। मैंने सोचा कि शायद गलत नंबर था, लेकिन कुछ मिनट बाद फिर से फोन बजा। इस बार मैंने फोन उठाया और स्क्रीन देखी। उस पर लिखा था अनजान नंबर। गीता और मुझे ये थोड़ा अजीब लगा, खासकर रात 10 बजे के बाद। तभी ऐसा लगा जैसे कुछ इमरजेंसी हो। मैंने जल्दी से फोन उठाया। दूसरी तरफ मेरे पड़ोसी अनिल की आवाज थी। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम उस आदमी को जानते हो जो तुम्हारे घर के सामने खड़ा है? मैंने कहा, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? उन्होंने कहा, बाहर जाओ और देखो। और बिना कुछ कहे फोन रख दिया। उनका इस तरह अचानक फोन काट देना मुझे बेहद अजीब लगा। जब मैंने गीता को बताया कि अनिल ने क्या कहा, तो उसके चेहरे पर डर की झलक थी। उसने मुझसे कहा, बाहर मत जाओ। मैंने कहा, मैं सिर्फ खिड़की से देखूंगा। मैं नीचे गया और पर्दा थोड़ा सा हटाकर बाहर झांका। वहां कोई भी नहीं था। फिर मैंने मुख्य दरवाजा खोला और सीढ़ियों पर खड़ा होकर इधर उधर देखा। झाड़ियों में भी झांका, लेकिन कोई नहीं था। अब मुझे थोड़ी नाराजगी हुई कि अनिल इतनी रात को मुझसे मजाक कर रहे हैं, जो उनके स्वभाव से बिल्कुल अलग था। मैं नीचे गया। मैं वापस बिस्तर पर गया और गीता को बताया कि बाहर कोई नहीं है और शायद अनिल मजाक कर रहे होंगे। गीता भी इस बात से उतनी ही उलझन में थी जितना मैं था। ये सब बहुत अजीब लग रहा था। गीता ने कहा कि मुझे उन्हें फोन करके पूछना चाहिए। मैंने अनिल को कॉल किया, लेकिन फोन सीधा वॉइसमेल पर चला गया। मैंने वॉइसमेल छोड़ा, अनिल ये सब क्या था, मुझे वापस कॉल करो। तभी फिर से फोन बजा। इस बार फिर अनजान नंबर दिखा। मैंने फोन उठाया और दूसरी तरफ अनिल फिर से बोले, बाहर जाओ, तुम्हारे घर के बाहर कोई खड़ा है। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, उन्होंने फोन काट दिया। मैंने उठते हुए जोर से कहा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैंने गीता से कहा कि वो यहीं रुके। मैं फिर नीचे गया और खिड़की से बाहर झांका। इस बार मैंने किसी को हमारे रास्ते के अंत में खड़े देखा, जहां वो फुटपाथ से मिलता था। उसके सिर पर हुड था, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ था। मैं सच में घबरा गया था। मैंने दरवाजा खोला और बाहर से कहा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? वो आदमी वहीं खड़ा रहा, बिना हिले डुले। मैंने उससे धमकी दी कि अगर वो नहीं गया तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। तभी फिर से घर का फोन बजा। मैंने दरवाजा बंद किया और रसोई में फोन की तरफ दौड़ा। इस बार कॉलर आईडी पर अनिल का नंबर दिख रहा था। मैंने फोन उठाया और अनिल ने अब की बार सामान्य आवाज में कहा, अरे मैंने अभी तुम्हारा वॉइसमेल सुना। ये सब क्या है? मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया। मैं पूरी तरह से उलझन में था। मैंने कसम खाई कि उन्होंने 2 बार मुझे कॉल किया और घर के बाहर खड़े आदमी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वो खुद भी उलझन में थे और बाहर देखने पर उन्हें कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने वापस खिड़की से बाहर देखा और जो आदमी पहले वहां खड़ा था वो अब गायब था। मैंने अनिल से कसम खाकर कहा कि अगर ये कोई मजाक है तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। अनिल ने दावा किया कि वो सच बोल रहे हैं और वो कोई मजाक करने वाले इंसान नहीं है। मैंने उन्हें स्पीकर पर डाला ताकि गीता ये गवाही दे सके कि हमें वाकई 2 कॉल्स आए थे और वो दोनों उनकी आवाज की तरह लग रहे थे। अनिल ने भी अपनी पत्नी को फोन पर रखा ताकि वो उनकी गवाही दे सके। आखिरकार हमारे पास यह मानने के अलावा कोई चारा नहीं था कि शायद कोई हमें मजाक में तंग कर रहा है। हमने फोन काट दिया, लेकिन मैं अब भी उतना ही घबराया हुआ था। मुझे एक बार फिर
नीचे जाना पड़ा ताकि नीचे वाले फोन को हैंग कर सकूं। मैं जाते जाते एक बार फिर बाहर झांका, लेकिन वो आदमी अब भी वहां नहीं था। आज तक हम उस अनसुलझी घटना का जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं। 2023 में जब मेरे और मेरे पिताजी के बीच लड़ाई हो रही थी तो मैंने कुछ महीनों के लिए एक किराए का घर कैबिन ले लिया था। मेरे घर का मालिक अस्तर अपनी कुछ निजी समस्याओं के कारण घर नहीं आ रहा था, इसलिए मैं उसे मालिक के रूप में नाम दूंगा। ये एक पूरा घर था जिसका किराया हर महीने के हिसाब से दिया जाता था, जो मेरी अस्थायी स्थिति के लिए सही था। घर के 2 मंजिलें थीं, एक छोटी रसोई थी, एक बड़ा लिविंग स्पेस था और एक बेडरूम था जिसमें चढ़ाई से जाना पड़ता था। बेडरूम के अंदर एक अजीब सा हैच प्रकार दरवाजा था जिसे खोलकर ऊपर जाना पड़ता था। मैं वहां 1 महीने से रह रहा था और दूसरे महीने का किराया भी दे चुका था। घर के अंदर का माहौल भी थोड़ा अलग था, एक तरह से जैसे हर चीज बहुत ही संवेदनशील थी। घर के आसपास कुछ और भी ऐसे ही कैबिन प्रकार के घर थे। एक तो खाली था जहां कोई नजर नहीं आता था और बाकी घरों में मैंने कभी किसी को देखा नहीं था। मैं 12 घंटे की शिफ्ट में काम करके घर आता था तो थकावट की वजह से कभी कभी सीधे सो जाता था। एक ऐसी ही रात को जब मैं घर आया, एक पीनट बटर और जेली सैंडविच खाया, प्रोटीन शेक पिया और फिर सो गया। हर रात को मैं अपने बेडरूम का दरवाज़ा ज़रूर बंद करता था, क्योंकि रात को दरवाज़ा खुला रहने से मुझे अच्छा नहीं लगता। घर में खुद को महसूस करना, किसी चीज़ का एक्सपोज होना या वल्नरेबल फील करना मुझे पसंद नहीं था। लेकिन इस कैबिन में दरवाज़ा लॉक नहीं था। मैं बेड पर टीवी देख रहा था, तब मैंने नीचे से एक आवाज़ सुनी, कौन ऊपर है? अचानक मेरा दिल थोड़ा रुक गया। मैंने तुरंत उठकर देखा। आवाज़ घर के अंदर से आई थी या बाहर से, मुझे समझ नहीं आया। मैंने टीवी रिमोट उठाकर टीवी बंद किया और सर्कुलर खिड़की से बाहर देखने लगा। अंधेरे की वजह से कोई नज़र नहीं आया। मैंने आवाज़ लगाई, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं दरवाज़ा उठाकर नीचे देखने लगा। मैंने अपने पिताजी का नाम लिया, सोचा शायद वो आ गए हों, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। डर के मारे मैं नीचे गया, लाइट लगाई और लिविंग रूम में जाकर देखा, कोई भी वहाँ नहीं था। मुझे लग रहा था कि यह सब कुछ सिर्फ घर के बाहर का हो सकता है। मैं समझ नहीं पाया। मैंने वापस बेडरूम में जाकर दरवाज़ा बंद किया और टीवी फिर से चला दिया। लेकिन 5 मिनट बाद फिर मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई अभी भी घर के अंदर था। मैंने अपने बेडरूम के दरवाजे पर नीचे से जोर जोर से दस्तक सुनी। वे आवाज़ें गुस्से में थी या जैसे कि मुझे डराने के लिए की गई थी। अगर इससे पहले कोई शक था तो अब वह पूरी तरह से साफ हो गया था कि कोई मेरे घर में था। इस बार मैंने टीवी चालू छोड़ दिया और बस पूरी तरह से निश्चल पड़ा रहा, क्योंकि मुझे सच में डर था कि मैं 1 इंच भी हिल नहीं सकता। सबसे डरावनी बात यह थी कि जो भी नीचे था वह आसानी से दरवाजा खोल सकता था, क्योंकि वहां कोई ताला नहीं था। मैं लगभग 20 मिनट तक चुपचाप पड़ा रहा और जब मुझे हिलने का साहस आया तो मैंने अपना फोन ढूंढना शुरू किया, लेकिन मुझे फोन कहीं भी नहीं मिला। शायद मैंने उसे नीचे छोड़ दिया था, इसलिए मैंने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला और सीढ़ियों से नीचे झांकने लगा। टीवी की स्क्रीन से आती रोशनी में मैं लिविंग रूम तक थोड़ा सा देख पा रहा था। धीरे धीरे मैं सीढ़ियों से नीचे गया और नीचे पहुंचने पर मैंने लाइट्स नहीं जलाए। मैं सीधा पिछवाड़े के दरवाजे से बाहर निकला, नंगे पांव दौड़ते हुए पास के पड़ोसी के घर की ओर भागा, जहां उनकी बत्तियां जल रही थीं। मैंने दरवाजे पर कई बार दस्तक दी और फिर मैंने खिड़की से किसी को मुझे देखते हुए देखा। मुझे नहीं पता था वह कितनी देर से मुझे देख रहा था। मैंने कांच से चिल्लाते हुए बताया कि क्या हुआ है कि मैं उसका पड़ोसी हूँ और मुझे पुलिस को कॉल करने के लिए फोन चाहिए। उसने मुझे सुना जरूर, लेकिन वह बस मुझे घूरता रहा। यह बहुत अजीब था और मुझे लगने लगा कि वह मुझे नजरअंदाज कर रहा था, बस क्रीपी तरीके से मुझे देख रहा था। मैंने सड़क पर चारों ओर देखा और देखा कि दूर दूर तक कोई और घर की बत्तियां जलती हुई नहीं थी। उस पल मुझे ख्याल आया, क्या अगर उस आदमी का इससे कोई ताल्लुक है? मैं फिर से अपने किराए के घर में वापस गया, पिछवाड़े के दरवाजे से, जो जैसे मैंने छोड़ा था वैसा ही बंद था। मैंने दरवाजा बंद किया और घर के हर कमरे की बत्तियां जलाकर देखना शुरू किया। मैं सिर्फ किसी घुसपैठिए को ढूंढ नहीं रहा था, बल्कि अपना फोन भी ढूंढ रहा था। आखिरकार मैंने अपने फोन को अपनी कार में देखा, जहां मैं उसे भूल गया था। बहुत थक चुका था और पहले मैंने उसे कार के कंसोल में रख दिया था। मैं फिर से अंदर गया और टीवी अभी भी बेडरूम में चला हुआ था। जब मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था तो मुझे मेरी बिस्तर पर बैठा हुआ एक आदमी नजर आया, जो टीवी को घूर रहा था।
मैंने चीख मारी और वह आदमी धीरे धीरे मेरी ओर घूमा। इससे पहले कि मैं और देख पाता, मैं सीढ़ियां उतरते हुए बाहर भाग गया और अब अपने फोन से 911 को कॉल किया। मैं अपनी बंद कार में बैठा हुआ 911 के ऑपरेटर से बात कर रहा था और देखा कि कोई आदमी मेरे घर के पिछवाड़े से होकर जंगल में गायब हो रहा था। मैंने ऑपरेटर को यह बताया। थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी आई। एक पुलिस वाले ने घर और ऊपर वाले कमरे को चेक किया। जब मैंने उसे बताया कि मुझे उस आदमी ने जंगल में जाते देखा था, तो उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे रात में कहीं और रुकने का ठिकाना है। मैंने अपनी शान को छोड़ते हुए अपने पिताजी के घर रात बिताने के लिए चला गया। कुछ जरूरी सामान पैक किया और अगले दिन वापस आकर बाकी चीजें ले ली। सौभाग्यवश मकान मालिक ने मुझे कुछ पैसे वापस दे दिए। उसने मुझसे उस आदमी का हुलिया पूछा और उसके बाद कोई और सवाल नहीं किया, जो मेरे लिए थोड़ा संदिग्ध था। उस क्रीपी पड़ोसी के मुझे नजरअंदाज करने से लेकर मकान मालिक की अचानक घबराहट और किसी का घर में घुसने तक, शायद सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, या फिर हो सकता है मैं इसे ज्यादा सोच रहा हूं। ये बात 2013 की है। एक मंगलवार की रात लगभग 11 बजे का समय था। मैं अपनी नौकरी से वापस घर जा रहा था। मेरी कार सर्विस में थी, इसलिए मुझे रोज करीब 3 मील पैदल चलकर घर जाना पड़ता था। ये सफर 1 घंटे का था और मैं आधी रात से पहले घर पहुंच जाता था। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहता हूं, जहां रात 10 बजे के बाद सड़क पर गाड़ियां बहुत कम ही नजर आती हैं। ज्यादातर ट्रक ही होते हैं जो लखनऊ की ओर जाते हैं। मैं लगभग 1 मील चल चुका था जब मैंने एक कच्ची सड़क की ओर मुड़ने का फैसला किया। मेरा घर मुख्य सड़क से दूर था और वहां पहुंचने के लिए मुझे जंगलों से घिरी कच्ची सड़कों से होकर जाना पड़ता था। जैसे ही मैंने उस रास्ते पर कदम रखा, मुझे दूर से एक इंजन की आवाज सुनाई दी जो धीरे धीरे पास आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। लगभग 1/4 मील दूर एक वैन आ रही थी जो बिना लाइट के धीरे धीरे चल रही थी। पहले तो मुझे यह अजीब नहीं लगा, क्योंकि हमारे इलाके में एक सस्ती कार डीलरशिप है जहां से लोग अक्सर पुरानी या खराब गाड़ियां खरीदते हैं। मैंने सोचा शायद ये वैन भी उनमें से किसी की होगी। मैंने अपना सफर जारी रखा, लेकिन वैन अब भी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। कुछ ही पलों बाद अचानक से उस वैन ने तेजी से रफ्तार पकड़ ली और अब उसकी हेडलाइट्स भी चालू हो गई थी। मैं थोड़ा चौंक गया, लेकिन अब तक डरा नहीं था। लेकिन जब वैन ने कच्चे रास्ते की ओर मुड़ना शुरू किया और करीब 500 फीट की दूरी पर उसने फिर से अपनी लाइट्स बंद कर दी और धीमी हो गई, तो मैं सच में डरने लगा। मैंने खुद को सामान्य रखने की कोशिश की और तेजी से चलने लगा, लेकिन बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा कि कहीं वैन मेरा पीछा तो नहीं कर रही। फिर मेरा डर सच साबित हुआ जब मैंने देखा कि वैन ने कच्चे रास्ते पर मुड़ लिया है और अब वो मेरे बहुत पास आ चुकी थी। मैंने और तेजी से चलना शुरू किया, लेकिन तभी पीछे मुड़कर देखा कि वैन रुक चुकी थी और उसके ड्राइवर और पैसेंजर के दरवाजे खुले हुए थे। अब मेरी घबराहट चरम पर थी और मैंने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाई। तभी मुझे पास से गोली चलने की आवाज सुनाई दी और मुझे यकीन हो गया कि शायद आज मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। मैंने तेजी से जंगल की तरफ मुड़कर दौड़ लगाई और एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। तभी मुझे किसी अधेड़ आदमी की आवाज सुनाई दी। मुझे लगता है वो जंगल की ओर गई है, और मेरे दिल की धड़कनें थम गईं जब मैंने 3 युवा लड़कियों की आवाज सुनी, जिनमें से एक ने कहा, ठीक है सर, हम देखेंगे क्या हम उसे ढूंढ सकते हैं। मुझे अपनी जान का डर नहीं था, लेकिन मुझे यह चिंता थी कि मुझे इस बुरी तरह की पंथ में जबरदस्ती शामिल कर लिया जाएगा। मैं अपना मुंह ढक रही थी ताकि कोई आवाज न निकल जाए। जब मैंने वह आदमी की आवाज सुनी, जो भी उसे ढूंढेगा उसे आज रात खून पीने की जरूरत नहीं होगी। मेरे दिमाग में हजारों विचार दौड़ने लगे। क्या यह कोई तांत्रिक पंथ है? क्या ये लड़कियां अपहृत की गई हैं? क्या मैं भी इनसे एक बन जाऊंगी? मैं पत्थर के पीछे बैठी थी और हर आवाज से डर रही थी। फिर अचानक मुझे पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ें आई। मैंने वहां छिपे रहकर धीरे धीरे सिर उठाया
और देखा कि पुलिस की लाल और नीली बत्तियां जंगल के बाहर चमक रही थी। मैं डर के मारे चिल्लाते हुए बाहर भागी और पुलिस के पास पहुंची। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप इस लाश के बारे में जानती हैं? मैं कंफ्यूज होकर बोली, कौन सी लाश? फिर मैंने देखा कि पुलिस की कार के सामने एक युवती की नग्न लाश पड़ी थी, खून से सनी हुई। वैन कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने पुलिस को सब कुछ बताया, उस आदमी, वैन और उन लड़कियों के बारे में जिन्हें खून पीने के लिए कहा गया था। पुलिस ने कहा कि वे मामले की जांच करेंगे और उस रात मुझे घर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। जब मैं घर पहुंची और सो नहीं पा रही थी तो मैंने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि वही वैन बिना लाइट के धीरे धीरे मेरी गली से गुजर रही थी। इस बार मैं ज्यादा समझदार हो गई और वैन की नंबर प्लेट नोट कर ली। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और उन्हें वह नंबर प्लेट दे दी। जैसे ही पुलिस आई, वैन कहीं दिखाई नहीं दी, लेकिन उन्होंने जो बताया उसने मुझे और भी डराया। पुलिस ने कहा, हमने इस नंबर प्लेट को चेक किया है। ये नंबर प्लेट पश्चिम बंगाल में रजिस्टर है, लेकिन हमने देश के अन्य हिस्सों से भी इसी नंबर वाली वैन की रिपोर्ट प्राप्त की है। पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में भी। पुलिस ने कहा, अगर हमें कोई और जानकारी मिली तो हम आपको कॉल करेंगे, लेकिन मुझे कभी कॉल नहीं आया। मुझे भूत प्रेत जैसी चीज़ों में विश्वास नहीं है, इसलिए मेरी सबसे बड़ी संभावना यह है कि यह कोई पंथ था जो फर्जी नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल कर देश भर में अपने अपराध करता था। लेकिन शायद मैं कभी सच्चाई नहीं जान पाऊंगी। अब मैं उस जगह से दूर जा चुकी हूँ और जब भी कुछ संदिग्ध दिखाई देता है मैं तुरंत सतर्क हो जाती हूँ।